हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल एकेडमी। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज यहाँ पे वेक्टर्स के इस लेक्चर पे मैं आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं विथ प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज के लाइव लेक्चर में आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। जस्ट कीप इट अप और प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। ठीक है, और ये बेस्ट टाइम हमें मिला है, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा करेंगे भी कि आगे जाके आपको इसके रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है और इस टाइम पे जिसने क्लिक किया वो एंट्रेंस एग्जाम भी जरूर क्रैक करेगा। दैट इज द गारंटी। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी आप इसको पॉज करो, रेड बटन को क्लिक करो। वो तो करना ही करना है और साथ साथ क्या करना है, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक करो ताकि जो भी लाइव क्लास या वीडियो में पोस्ट करता हूं उसके आपको रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूं। पोजीशन वेक्टर बताता है क्या, कोई पार्टिकल कहां है, किसी पार्टिकल का पोजीशन जो वेक्टर बताए दैट इज पोजीशन वेक्टर। और वो पार्टिकल कहां से चल के कहां गया उसका डिस्प्लेसमेंट जो बताए वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, जितना सिंपल सुनने में लग रहा है उससे भी ज्यादा सिंपल आपको समझने में आएगा, है ना। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो यहां पे है। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम क्या दें, ए लिख दें। चलो ए लिख दें। ए पार्टिकल इस व्हाइट बोर्ड में इस पॉइंट पे है। आपको बताना है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर आप पूछेंगे ना, कहां पे जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे बैठ के इसको देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन जब भी बताते हैं तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेंगे, हम लेंगे रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, मान लो कि आपने ये रेफरेंस पॉइंट, ये एक्सिस सिस्टम बनाया। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब इसके अगर यहां पे ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में देखो। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ओ को जो ए से मिलाओगे, है ना, तो ये जो वेक्टर बनेगा, कौन सा वेक्टर बन गया बच्चों, ये ओ ए वेक्टर, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ए। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे अपन इस वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है और जेड कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां से इसको ये किया तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स है, ये कोऑर्डिनेट वाई है और जेड के अलोंग, जेड में हमेशा बोलता हूं ये थर्ड एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग इसका क्या कितना डिस्टेंस है, मान लो इसका डिस्टेंस जेड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर ये मान लो, डायग्राम यहाँ पे बनेगा नहीं, बट अगर आप इसमें यहां से लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आपने ड्रॉ किया ऐसा तो ये क्या होगा, जेड। तो यहाँ पे आर वेक्टर को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट, मतलब आपको मालूम है एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, एनी पार्टिकल, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। ठीक है, ये तो तब जब आपको कोऑर्डिनेट मालूम हो। मान लो आपको कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, एंगल मालूम है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं। अब दूसरा डायग्राम में दो डायग्राम ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए। पहला डायग्राम एक्स वाई, मतलब आपको समझ में आ गया ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, मतलब बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब इस व्हाइट बोर्ड में यहां से यहां जा रहा है ऐसे। ठीक है, इसका इधर कोई पोजीशन नहीं है। बात समझ में आई, ओके। अगर मान लो ये इसका पॉइंट यहां पे मैं लेता हूं और ये
दिया हुआ है आपको ये डिस्टेंस r दिया हुआ है और ये एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, और आपको बताना है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब ओ ए वेक्टर आर वेक्टर क्या। तो ये बच्चों अब आपको मालूम है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका x कॉम्पोनेंट, x कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, मान लो मैं इसको rx लिखता हूं और इसको ry, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज rxi कैप प्लस ry j कैप, इतना ही ना। और rx ry निकालना तो आपको आता ही है, क्या होता है rx हो जाएगा, चूंकि ये बेस है मतलब ये क्या हो गया r cos अल्फा i कैप, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स r sin अल्फा j कैप, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो एंगल के टर्म में अगर एंगल मालूम है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो एंगल 3 डायमेंशनल में हो, है ना, अब एक बार वो डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं। देखो कॉन्सेप्ट जब भी सीखो तो पूरा टोटलिटी में हर तरह का कंडीशन कवर होना चाहिए, है ना। मान लो कि x को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए कि पार्टिकल कुछ ऐसा है, यहाँ पे है, ये दिया हुआ है r, इसको ओरिजिन है ये O से A, आपको ओ ए वेक्टर निकालना है, मतलब आपको r वेक्टर निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा एंगल बनाता है और z के साथ गामा एंगल बनाता है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन आपको मालूम है, अगर एंगल अल्फा है x के साथ तो x कॉम्पोनेंट r cos अल्फा होगा, अगर एंगल बीटा है y एक्सिस के साथ तो y कॉम्पोनेंट r cos बीटा होगा, और अगर एंगल गामा है z एक्सिस के साथ तो z कॉम्पोनेंट r cos गामा। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी यहां पे जब आप r वेक्टर को करोगे रिप्रेजेंट तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस, अच्छा स्मॉल r है क्या, स्मॉल r लिख देते हैं, चलो आपको लगेगा सर ने कैपिटल r क्यों लिखा, r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r cos गामा k कैप, दैट इज द पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन में था, ये 3 डायमेंशन में था, और ये था जब आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर निकालने के। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए, आई होप आपको ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा फील आना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में एक बार फील आने लगा ना तो उसके बाद फिर फिजिक्स बहुत आसान लगता है, ठीक है। तो अब चलो पोजीशन वेक्टर आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा। अब अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है मान लो, तो कौन सा वेक्टर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं थोड़ा मैं आपको वो समझाता हूं, देखो। चलो अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझो। मान लो कोई एक पॉइंट यहां पार्टिकल पॉइंट ए पे था, ठीक है, और वो कुछ टाइम के बाद आ गया बी पे आ गया, ठीक है। ए का मान लो आपको कोऑर्डिनेट मालूम है x1, y1, z1, और बी का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है x2, y2 और z2, ठीक है। तो अब आपको पूछे इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब जब वो स्टार्टिंग में कहां पे था, स्टार्टिंग पे ए पे था, तो ये जो आप वेक्टर बनाओगे, है ना, ये कौन सा वेक्टर है बच्चों, ओ ए वेक्टर, इसको मैं लिखता हूं R1 वेक्टर। एक्चुअल में ये क्या है, ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। उसके बाद कुछ टाइम के बाद कहां पहुंच गया वो, कुछ टाइम के बाद वो बी पे पहुंच गया, ठीक है। यानी अब मैं लिखता हूं ओ बी वेक्टर, इसको R2 लिखो, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब दिस इज R1 वेक्टर
और ये क्या है R2 वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन में माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, यही होता है ना। लेकिन इसको थोड़ा और फील करो, आप अच्छे समझो। अगर मान लो आप डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये जो वेक्टर होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। देखो डायरेक्शन मैंने जिधर वो चल रहा है उधर बनाया, वो ए से चल के बी पे आया, इसलिए मेरा एरो जो है वो ए से बी की तरफ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो आपने ए से बी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं डेल्टा आर लिखता हूं, मतलब आर में कितना चेंज आया। ठीक है, तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर है यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ओके। अब ये निकाले कैसे, क्या आपको मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना, पढ़ाया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे लगाते हैं। देखो, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का एडिशन ये थर्ड वेक्टर होना चाहिए कि नहीं। R1 के हेड पे डेल्टा आर का टेल है, तो R1 और डेल्टा आर का सम R2 के इक्वल होना चाहिए। यानी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या बोल सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो देखो आ गया ना, अगर आप डेल्टा आर वेक्टर निकालोगे तो क्या आया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यही तो मैंने पहले भी बोला था। कैसे करोगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट आपने थोड़ा अच्छे से फील करके समझा तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, एग्जांपल करें, सिंपल से एग्जांपल जल्दी से बताओ मुझे। एक पार्टिकल ए है ना, मैं कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा। एक पार्टिकल ए है जो 2, 4, 6 में था, और कुछ टाइम के बाद वो पहुंच गया 4, 6, 5 में। ठीक है, ए का ये कोऑर्डिनेट है, बी का ये कोऑर्डिनेट है, कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको लिखो, है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मैग्नीट्यूड वो भी आप लिखो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इनिशियल वेक्टर कितना हो जाएगा, R1 अगर आप लिखते हो, है ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1 क्या लिखोगे, 2i प्लस 4j प्लस 6k, x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप। ओके, और ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप 4i प्लस 6j प्लस 5k। अरे अच्छा, अब तो समझ में आ गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, फाइनल समझ में आ गया, तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो डेल्टा आर जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R2 में R1 माइनस करो, 4 में 2 माइनस करो, ये तो मालूम है ना, I के साथ I माइनस करेंगे, J के साथ J और K के साथ K। तो 4 में 2 माइनस किया, ये क्या हो गया, 2i कैप। 6 में 4 माइनस किया, ये भी हो गया 2j कैप। और ये 5 में 6 आपने माइनस किया तो इस बार माइनस k हो जाएगा। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, ये भी अपन निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर का निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर बच्चों, 4 प्लस 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 मतलब 3 मीटर, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके, एग्जांपल लेके मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, आप बोलोगे सर एंगल आपने तो बताया ही नहीं, एंगल कैसे लेंगे। ठीक है, एंगल लेना भी मैंने आपको सिखाया है।
देखो एंगल का कॉन्सेप्ट भी मैं इस वाले क्वेश्चन में, अगर आपसे एंगल पूछे तो एंगल अगर आपसे पूछे एक्स एक्स के साथ मान लो अल्फा एंगल बनता है, तो कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं? एक्स कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, कितना एक्स कॉम्पोनेंट 2/√, 2/3। अगर आप, ये कौन सा एंगल है? एक्स के साथ। अगर आपसे पूछे वाई के साथ कितना एंगल बन रहा है? कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा? ये भी 2/3 सेम एंगल है। और अगर पूछे कॉस गामा बताओ, ठीक है, कॉस गामा कितना? तो -1/3 जेड कॉम्पोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीखा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में उसका डायरेक्शन। यहाँ पे अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विथ जेड। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया और अब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने को तैयार हैं। कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? प्रिपेयर्ड? ओके, लिखता हूं। देखो ओके, देखो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन एक लिखा है यहाँ पे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो मेरे साथ साथ आप भी देखो। अ बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू ए डिस्टेंस 50 मीटर, देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाय डिस्टेंस 30 मीटर, and then vertically upward through a distance 10 meter. Then find the distance of the bird from its initial position. यानी बर्ड किधर किधर गया बच्चों? ठीक है, पहले तो 3 एक्सिस लेना पड़ेगा आपको। 3 क्यों लेने का जरूरत है? क्योंकि एक तो ईस्ट की तरफ लेंगे, मान लो ये, मान लो आपने नॉर्थ लिया, और जो अपवर्ड जाएगा वो थर्ड एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस लेते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये क्या बताएगा? अपवर्ड। ठीक है, कहने का मतलब इस अगर बोर्ड पे देखो तो ये बर्ड पहले ऐसे गया ईस्ट की तरफ, फिर गया वेस्ट नॉर्थ की तरफ, और फिर अपवर्ड ऐसे यहाँ पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये लाइन आपसे, इसका लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये कितना गया ईस्ट की तरफ? कितना गया ईस्ट की तरफ? गया 50 मीटर, है ना। मान लो ये इनिशियल पोजीशन से चल के, ध्यान से सुनना, ये इनिशियल पोजीशन मैंने इसको ओरिजिन को माना, यहां से चल के वो मान लो यहाँ पे पहुंच गया, इस पे ईस्ट की तरफ मतलब एक्स कॉम्पोनेंट कितना लो गया? 50, और नॉर्थ लिया है आपने अलोंग वाई, नॉर्थ की तरफ कितना गया? 30, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब जेड की तरफ ये कितना आया? 10 आया। तो इसका डिस्टेंस मतलब ओरिजिन डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर है इसका अभी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो इसका पहले मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर कितना है। तो इसका अभी जो पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है वो है 50i प्लस 30j प्लस 10k। यानी ओरिजिन से इसका अगर डिस्टेंस पूछे, इस लाइन का लेंथ पूछे, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो। यानी ये कितना हो जाएगा? 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों? ये 2500 प्लस 900 प्लस 100, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए √3500, मतलब 10√35 मीटर इज योर आंसर। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, बट यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी था। कहीं पे अगर वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड लिखा हुआ है तो उसको आप थर्ड एक्सिस के अलोंग ऐसे लिखो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 1-2 क्वेश्चन और देखो। चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी अ कार ट्रेवल्स 75 किलोमीटर डिस्टेंस टुवर्ड्स नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिटीज? ठीक है, देखो ध्यान से इसको। पहले किधर जा रहा है? पहले जा रहा है नॉर्थ की तरफ, है ना। पहले नॉर्थ की तरफ गया। नॉर्थ की तरफ कितना गया बच्चों? 75 किलोमीटर। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट गया,
ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मतलब ऐसा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बोलने का मतलब एकदम नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है ना। कितना एंगल होना चाहिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, कितना एंगल ये गया, दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री। ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंगल, जबकि नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है बस, मतलब एंगल बिल्कुल बीच में है, तो एंगल क्या होगा 45। उसके बाद 20 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। 20 इसके बाद यहाँ पे मुड़ गया, और ये कितना गया, इधर गया 20 किलोमीटर। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस था 60 किलोमीटर। ये कितना था 60 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, ठीक है, कि यहां से जहां से वो चलना शुरू किया और जहां पे वो एंड किया, एंड कहां पे किया, ABCD, ठीक है। तो A से D के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इस बार मैंने सिंपल ऐसा डायग्राम बनाया है। जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, हर बार एक्सेस आप नहीं लोगे, लेकिन आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे AD वेक्टर जब आप पूरा निकालोगे, है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा हुआ। पहले तो डिस्प्लेसमेंट हुआ AB वेक्टर, फिर कौन सा हुआ BC हुआ, और फिर फाइनल क्या हुआ CD हुआ। अब इनको हम इंस्टॉलमेंट में ऐड करते हैं। मुझे बताओ AB क्या लोगे, ये Y एक्सिस होता है ना, एक्सिस हमारा वही है, ये Y एक्सिस है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं 75J कैप। चलो पहला हो गया। BC की जरा देखो, BC माइनस एक्स की तरफ है और Y की तरफ है, ऐसा ना, यानी इसका ये वाला कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और ये कितना होगा, अगर ये एंगल 45 है तो बहुत सही बोला आपने, -60 cos 45। ये इसका x कंपोनेंट है, और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस में होगा वो, क्योंकि ऊपर है 60 sin 45। ये यहां पे देखो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा ना, ये i कैप है और प्लस 60 sin 45 j कैप है। और फाइनली जो CD वेक्टर है ये तो ईस्ट की तरफ है, मतलब ये सिंपल प्लस कितना हो जाएगा 20 i कैप। समझ में आई बात। यानी आपको ये आंसर कैसा आ रहा है 75 j कैप -60 cos √3 होता है बच्चों, 1/cos 45 होता है 1/√2। तो 60 cos 45 i कैप प्लस 60/√2 j कैप प्लस 20i। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/√2 को आप 0.7 ले सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे इसको 0.7 लिया तो ये हो जाएगा 75 j कैप माइनस 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 42i कैप प्लस 42 j कैप प्लस 20 आई वाले को जे वाले को एक साथ करते हैं। आई में क्या आया -42 प्लस 20, दैट मीन्स -22i, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 117 j। अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे निकाल सकते हो बच्चों। कैसे निकालोगे 22 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर कितना आता है। समझ में आया बात। तो आपको इस ऐसे भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब एकदम I J K के साथ खेलना है। कोई भी क्वेश्चन दे दे, ऐड करने का, नेट निकालने का, I J के टर्म में तोड़ दो, देखो बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपके लिए, आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओ। ओके, देखो मैंने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। आई होप आप इसको सॉल्व करोगे। मैं एक बार आपको इसको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 5 किलोमीटर एट 37 डिग्री, 5 किलोमीटर एट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट समझ रहे हो ना। ओके, एंड फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, 3 डिस्प्लेसमेंट है इसको। एक तो 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट,
5 किलोमीटर है 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, और तीसरा कोई अननोन डिस्प्लेसमेंट है। और इन तीनों का कहता है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। मतलब इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट आना चाहिए। तो बताओ कि वो थर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या है। यानी अगर ये 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट है ना, 2 किलोमीटर, मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए बस। अगर 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट आपने लिया तो इसको क्या लिखते हैं हम, 2i लिखते हैं। उसके बाद साउथ ऑफ ईस्ट है ना, ईस्ट के साउथ है ना, साउथ ऑफ ईस्ट ऐसा हुआ ना बच्चों, ये अगर ईस्ट है और ये अगर साउथ है तो एंगल कहां से बनेगा, ईस्ट से साउथ की तरफ आते हुए। मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है 37 और ये कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो इधर जो ये आएगा ये क्या होगा बच्चों, 5 cos 37 और ये कंपोनेंट क्या होगा 5 sin 37। मतलब ये वेक्टर कैसे लिखोगे आप, 5 cos 37 प्लस में और ये माइनस हो जाएगा ना जो भी नीचे है, तो -5 sin 37। और तीसरा कोई डिस्प्लेसमेंट x है जो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। इन तीनों को ऐड करते हो तो आता है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। मतलब आंसर क्या आना चाहिए 6i। अब इसको सॉल्व करके है ना, इसको सॉल्व करके आपको x निकाल लेना है। कैसे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, उसके बाद इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ, जब उस तरफ लेके जाओगे तो x आ जाएगा। समझ में आई बात। इन तीनों का एडिशन कितना दिया हुआ है 6i। अब मुझे x वेक्टर बताओगे कितना होगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। आई होप आप जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।